इसमें ट्राई करेंगे कि मिनिमम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग पढ़ के तो आए नहीं हो। सर्कुलेशन, हाँ वही बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अरे काफ़ी अच्छे से पढ़ा था ना हमने, आई होप कि थोड़ा बहुत याद भी हो। क्या हुआ? हाँ इधर, अरे वो निकालो ना बाद में बुक्स में, इधर ध्यान दो पहले। कौन से बच्चे ऐसे जिन्होंने एक भी लेक्चर अटेंड ही नहीं किया था सर्कुलेशन का? मेरे को याद है, ठीक है, सो डोंट ट्राई टू। और न्यू है, आपको पता ही है। आगे आ जाओ ना। अरे सर आगे ही भिजा दो ना, ऐसे पीछे, अब पीछे से आके बैठते जाएंगे। वो कर लेंगे ना उसको एडिट सर। कोई है ऐसा जिसको मतलब कुछ भी नहीं आता हो सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो जितना आता है उसके बेसिस पर हम इसको डबल से मतलब पूरा पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो सब। लिखने का काम ज़्यादा रहेगा नहीं, जहाँ पर थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक बेसिस या फिर फ्लो चार्ट के इस पर मैं पढ़ा दूंगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ बोलने का काम करो। सबसे पहली बात इतना तो पता है तुम सबको, क्या सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स organ system. And when multiple organ systems functions together, ठीक है, तो क्या बनता है? बॉडी। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है खाना पचाने के लिए। कुछ नया पढ़ रहे हो? जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ रहे हो ना? थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है, हाँ। तो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो सांस ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जो खाना पचता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कैसे जाता है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो टिश्यूज तक कैसे जाती है? हर सेल्स तक कैसे जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ब्लड फिल्टर आउट होता है, यूरिन जो बनता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। हमारे बॉडी में थॉट प्रोसेसिंग, इमोशंस, ठीक है, इन सब चीजों के लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी को न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज कंटिन्यूअस होती है, नर्वस सिस्टम शॉर्ट लिव्ड होता है, जो नर्व सिग्नल्स होते हैं, तो उसके लिए जो कंटिन्यूअस सेलुलर एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी ने नया सिस्टम इवॉल्व किया था, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा है ना? अब ये जो सारे सिस्टम्स है ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। पढ़ा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो किडनी क्या सिक्रीट करता है? जेजीए, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस क्या सिक्रीट करता है? रेनिन। नाम ही है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। सो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तुम्हारी तरह है, कोई आगे बढ़ा तो उसका पैर पकड़ के खींचते हैं? नहीं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं।
टू सस्टेन द लाइफ, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड्स रेलिवेंट है या कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये जो कंट्रोल, जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो, जो हमने लैंग्वेज इवॉल्व की रखी है, करते ना तुम्हाला सगळ्यांना? इससे ज्यादा नहीं आता मेरे। ठीक है, सो जो अभी देखो मैंने मराठी में बोला, समझ में आया? सो ये सब क्या है? एक लैंग्वेज है, तो एक कोऑर्डिनेशन है ना सबका, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो उसी में से हमारे बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम बना है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इस कंसिस्ट ऑफ कितने चीजें है कि पहला ब्लड, पहला क्या आएगा? ब्लड, लाल। उसके बाद हार्ट, सॉरी क्या आएगा? हार्ट। और इसके तीसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो कहीं उड़ के तो नहीं जा रहा ना ब्लड? हमारे बॉडी में सिस्टम कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहुंचो एनिमल किंगडम में, किस किस में था? एनेलिडा एंड पक्का? आर्थ्रोपोडा में नहीं था? कुछ भी पक्का? एनेलिडा के चलो एग्जांपल बताओ फिर। पहला ब्लड सकिंग लीच, हिरुडिनेरिया। दूसरा फेरेटिमा, अर्थवर्म, नेरिस। चलो कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन बताओ। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा जिसमें लार्वल टेल में क्या रहेगा? नोटोकॉर्ड। सिफेलो मीन्स हेड, तो जॉ। ग्नैथा मीन्स जॉ, सिफेलो मीन्स हेड। तो यहां से सिफेलो से याद रखना कि सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें जो नोटोकॉर्ड रहेगा वो कहां से रहेगा? हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय vertebral column. Thus all vertebrates are quadrate, but all good. एग्जाम्पल याद है इसी के? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के। यूरोकॉर्डेटा एसिडिया, सेल्पाडोलियोलम। तो सेल्पाडोलियोलम किसके एग्जाम्पल है? यूरोकॉर्डेटा है सिफेलोकॉर्डेटा? यूरोकॉर्डेटा एसिया सल्फाडोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस एप्पल लाने आते ना वो, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? एप्पल का एम्पल। फ्रॉड हो जाता है उनके साथ में, वुमन। ठीक है, याद है सबको? हाँ चलो बैक टू द टॉपिक। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस कंसिस्ट ऑफ? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलो आप फटाफट बताओ। ब्लड कितना होता है हमारे बॉडी में? लीटर में होता है या एमएल में होता है? क्यों एमएल में नहीं हो सकता? तुम्हारा जब ब्लड निकालते हो तो एमएल में नहीं निकालते हो, वो सिर्फ क्वांटिटीज है। तुम एमएल में बोलोगे तो कुछ और नंबर आएगा, लीटर में बोलोगे तो कुछ और नंबर आएगा। दैट इज द डिफरेंस। हाँ, इधर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, कितने कंपोनेंट होते हैं ब्लड के? 2। नंबर 1 प्लाज्मा, हाँ। दूसरा फॉन्ड,
Plasma is consist of 55% of total blood. फर्दर उसका डिवीजन कितना था, कितने इसमें, पहला वाटर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा अदर. वाटर कितने परसेंट, 92% अराउंड. प्रोटीन कितने परसेंट, 6 to 8%. एंड अदर 1%. प्लाज्मा का कलर क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड. याद रखो, देखो अभी जो भी रिवीजन चल रहा है उसमें से कुछ पॉइंट्स तुमको ऐसे मिलेंगे जो तुम भूल चुके होगे. ठीक है, तो अपने अपने बुक में उसको हाईलाइट करो कि हाँ मैं ये भूल गया था या भूल गई थी. ठीक है. सो प्लाज्मा, इधर प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड. ठीक है. इधर प्रोटीन कितने होते हैं, 3. ऊपर देखो, ऊपर देखकर बोलो. प्रोटीन्स कितने होते हैं, पहला एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा कुछ भी, प्रोथ्रोम्बिन. पक्का, सॉरी. तो अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन आता है क्या कई सर्कुलेशन में, क्लॉटिंग में आता है. पढ़ेंगे, क्लॉटिंग भी पढ़ेंगे. ठीक, इतनी इच्छा है तुम्हारी. तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस. ग्लोब्यूलिन क्या करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है. एंड फाइब्रिनोजेन क्या काम करता है, क्लॉटिंग. ये तीनों क्या, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन क्या है, तो प्रोटीन. कौन से प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन. और अदर्स में क्या है, मिनरल्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट, 45%. फॉर्म्ड एलिमेंट के टाइप बताओ. पहला फॉर्म्ड एलिमेंट, पहला इरेथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूको मीन्स और इरेथ्रो मीन्स रेड. अब इरेथ्रोसाइट्स, इसका नंबर यूनिट क्या है, तीनों को काउंट करने का, सॉरी मेजर करने का यूनिट क्या है, mm पर क्यूब. या फिर उसको क्या बोलेंगे, mm को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर पर क्यूब. mm पर क्यूब का मतलब पता है सबको, कि हमने एक ऐसा क्यूब बनाया है जिसकी हर एक साइड, अब क्यूब पता है क्यूब कैसे होता है, ठीक है, उसके सारे साइड्स सेम होते हैं, बेसिक ज्योमेट्री पता है. तो एक ऐसा क्यूब बनाया जिसकी जो साइड्स है वो क्या है, 1 mm की है. तो उसमें पर्टिकुलर जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कितने समाएंगे, समझ में आया, क्या है इनका यूनिट, क्या है बोलो, mm क्यूब. हाँ, पर mm क्यूब. सो ये इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट. अब बताओ इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ड पे ध्यान दो, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, इरेथ्रोसाइट. क्यों, क्या, अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ इरेथ्रोसाइट का कितना होता है, नंबर कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब. ल्यूकोसाइट का क्या होता है, 6,000 to 8,000 पर mm क्यूब. प्लेटलेट्स कितना होता है, 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब. mm क्यूब का मतलब समझ में आया. अब देखो, अगर 1 mm के क्यूब में
मिलियन, मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स। तो 1 mm के क्यूब में 10 सॉरी अराउंड 50 लाख आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स उसमें समा रहे। ठीक है, 1 mm के क्यूब में 6000 से 8000 ल्यूकोसाइट समा रहे और प्लेटलेट्स कितने 1.5 लाख से 3.5 लाख तक कर के जो प्लेटलेट्स है वो 1 mm के क्यूब में समा रहे। तो सबसे छोटा कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा आएगा? तो स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? इरेथ्रोसाइट। सेकेंड उसके के बाद प्लेटलेट्स एंड लार्जेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? ल्यूकोसाइट्स। सिंपल लॉजिक है। चलो बताओ आप इरेथ्रोसाइट के बारे में। इनको क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। शेप क्या होता है? बाय कॉन्वेक्स। पक्का? तो क्या हो जाएगा? बाय कॉनकेव। न्यूक्लियस कैसे होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट। In all animals, the RBC does not contain any nucleus. Is it true or false? I'll repeat myself. In all animals, RBC contains nucleus. False. इसका exception क्या है? 12th तीनों। सर आपने जो पहले बोला और जो अभी बोला वो अलग नॉट नहीं था। हाँ, इन ऑल एनिमल आरबीसी कंटेन्स न्यूक्लियस। इज इट ट्रू और फॉल्स? सारे प्राणियों के ब्लड के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, एब्सेंट होता है सब में। मैंने जब पढ़ाया था इसका एक्सेप्शन भी बताया था कि आरबीसी ऑफ कैमल कंटेन्स न्यूक्लियस। नहीं बताया था? अभी बता रहा हूं। ठीक है, बताया था मेरे को जहां तक याद है, जाकर देखो। ठीक है, इधर ध्यान दो अभी। ये कहां पर फॉर्म होते हैं? अरे इरेथ्रोपोएसिस कहां होता है? रेड बोन मैरो। ठीक है, इसके बाद आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या? इज इट अ प्रोटीन? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर color of RBC and function of RBC. What is the function of RBC? To carry oxygen from lungs to tissue and to carry carbon dioxide from tissue to lungs. तो मैं इसको बोल सकता हूँ what is the function of RBC? Transport of gases. लेन देन। तो कौन करता है? पढ़ा है ना, इसलिए रिवीजन करा रहा हूं। कौन करता है आरबीसी में? कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे करता है? क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो क्यों बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? हाँ, लॉजिक ही लगा ना, अल्वियोलर लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो क्यों बनता है? प्रेशर, H+ आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, PO2, PCO2। याद आ रहा है कुछ? इधर रहो अभी। ठीक है, जब वो कराऊंगा तो तब उसमें देखेंगे। बताओ जल्दी जल्दी। इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रेड होता है। रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 to 16 ग्राम्स पर। तुम्हारा यूनिट मेंशन करना जरूरी है।
क्या लिख रहे हो तुम? देखो 12 to 16 ग्राम्स इतना लिख लिया, तो कितने में? पूरी बॉडी में 12 ग्राम है, किसी एक सेल के अंदर 12 ग्राम है, पर 100 ml, 100 ml क्या? ब्लड, तो पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब यूजुअली पर 100 ml ऑफ ब्लड नहीं लिखते, बिकॉज उतना लॉजिक एक्सपेक्टेड रहता है ह्यूमन से, ठीक है। अब अगर इसको 10 ml में अगर यूनिट लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा? 1.2 to 1.6, और 1 ml में 0.122 to 0.16 ग्राम्स। समझ में आया? इसमें आरबीसीज कहां जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसमें आरबीसीज एक के ऊपर एक जमा होते हैं, उसको हम क्या, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रूलेक्स फॉर्मेशन, याद है? ठीक है। इधर ल्यूकोसाइट, ल्यूको मीन्स कलरलेस, तो ये सेल्स कैसे होते हैं? अंडर माइक्रोस्कोप नहीं दिखते जब तक कि हम इसको स्टेन ना करें, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया? ल्यूकोसाइट। टोटल नंबर कितना होता है? 6000 to 8000। इसका फर्दर, हाँ, पर mm क्यूब, इसका फर्दर डिवीजन बोलो जल्दी। क्या? ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अब नाम में है, ग्रैन्युलोसाइट मींस कंटेन्स ग्रैन्यूल। जब हम स्टेन करेंगे तो उसके साइटोप्लाज्म में क्या दिखेंगे? हमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। अग्रैन्युलोसाइट में डज नॉट कंटेन एनी ग्रैन्यूल्स। फिर ग्रैन्युलोसाइट का फर्दर हमने डिवीजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन यूज्ड। सबसे पहला न्यूट्रोफिल, उसके अंदर कौन सा स्टेन यूज करेंगे? न्यूट्रल। उसके बाद बेसोफिल, बेसोफिल के अंदर बेसिक डा या बेसिक स्टेन। फिर बाद में इओसिनोफिल, इओसिनोफिल किसकी वजह से स्टेन होते हैं? एसिडिक स्टेन, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इन सब के बताओ कितने परसेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल कितना होता है? 60 to 65% ऑफ, हाँ, टोटल ल्यूकोसाइट। याद रखना, टोटल ल्यूकोसाइट, ये 6000 से 8000 का 65%, ठीक है। अब वो कितना आ रहा है तुम निकाल लेना, मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, सॉरी मैथ्स का टीचर नहीं हूँ। सो इसके बाद बेसोफिल, बेसोफिल कितना होते हैं? 0.5 to 1%। इओसिनोफिल ये कितने होते हैं? 2 to 3%। इसके बाद अग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट के अंदर कितने डिवीजन है? दो। पहला मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट कितने परसेंट? मोनोसाइट कितने परसेंट? 6 to 8%। लिम्फोसाइट कितने परसेंट? अरे बोलो, 20 to 25%, ठीक है। अब सबके फंक्शंस बताओ। न्यूट्रोफिल का फंक्शन फैगोसाइटोसिस, क्या? फैगोसाइटोसिस। बेसोफिल का फंक्शन हिस्टामाइन एंड हिपेरिन, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। इओसिनोफिल का फंक्शन ई से इओसिनो एलर्जिक रिएक्शन एंड ठीक है। आगे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का फंक्शन इम्यूनिटी, उसका स्पेसिफिक बताओ। बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहां पर मैच्योर होते हैं? बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट टी से थाइमस। याद आया सबको? अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। अभी डबल से एक और बार बताओ, फिर
ल्यूकोसाइट्स बताओ, डिवीजन बताओ। ल्यूकोसाइट का डिवीजन कैसा है? पहला ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का फर्दर डिवीजन न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। परसेंटेज 60 to 65%, 0.5 to 1%, और इओसिनोफिल 2 to 3%। फंक्शन फेगोसाइटोसिस, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। अग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का फंक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम है। लिम्फोसाइट क्या बनाता है? कौन से? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इम्यून सिस्टम के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? याद आया? इसके बाद क्या थे? तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। किस कौन से सेल से बनते हैं ये? मेगा कैरियोसाइट। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन बोन मैरो। उसके क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स। और किस लिए? इसका टोटल नंबर कितना होता है? 1.5 to 3.5 lakhs per mm³। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेटलेट्स? क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, अगर ये इनका नंबर कम हो जाए तो क्या हो जाएंगे? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, ब्लड इफेक्टिवली क्लॉट नहीं हो पाएगा और ब्लड लॉस ज्यादा होगा। समझ में आया यहां तक? तो ये क्या था हमारा? ब्लड। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था? ब्लड ग्रुप्स। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखे हमने? ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप का देखा है? अरे टाइप, मेजर टाइप बताओ। दो थे ना, एक था ABO ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा RH ब्लड ग्रुपिंग। एक सिंपल चार्ट से समझा था पहले तुमको, मैंने याद है कुछ तो मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा था। दूसरे एंटीजेन के लिए पहली बात, एंटीजेन क्या? जो एंटीजेन रहेगा वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप। और दूसरे एंटीजेन के लिए क्या रहेगा? एंटीबॉडी। हाँ, ये एंटीजेन कहां पर रहेगा? ऑन द सरफेस ऑफ RBC। और एंटीबॉडी कहां रहेगी दूसरे एंटीजेन के लिए? प्लाज्मा में। बस ये समझ में आया तो पूरा ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ABO। फिर क्या आएगा? एंटीजेन और एंटीबॉडी और डोनर ग्रुप। तो ये क्या है? ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन क्या रहेगा? वही रहेगा। एंटीजन देखो दो ही डिफरेंसेस है। एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC और दूसरे एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होता है इन प्लाज्मा। समझ में आया? हाँ, सो A ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा हो जाएगा? एंटीजन A। दूसरे एंटीजन, इसका दूसरा एंटीजन क्या हो जाएगा? एंटीजन B। उसके लिए एंटीबॉडी रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा आएगा? एंटी B। अब ये ब्लड ग्रुप किसको देगा? किस किस को दे सकता है? किस किस को डोनेट कर सकता है A ब्लड ग्रुप वाला? एक तो खुद को, A को, और O क्या होता है हमेशा? यूनिवर्सल डोनर। और AB क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। O ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है और AB किसी से भी ले सकता है। ठीक है, अभी देखो इधर, फिर B ब्लड ग्रुप में क्या आएगा?
एंटीजन कौन सा हो जाएगा? बी। एंटीबॉडी एंटी ए, क्यों? कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाला आएगा तो उसके पास एंटीजन ए रहेगा, उसको मारने के लिए एक एंटी ए बॉडी रहेगा ना, एंटीबॉडी एंटी ए जिसको हम बोल रहे हैं। तो बी ब्लड ग्रुप में क्या आ जाएगा? एंटी ए। इसका डोनर क्या हो जाएगा? बी ओ। देखो इधर, अब तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है साथ में, तो क्या यहां पर एंटीजन कौन से रहेंगे? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? अब नल, क्योंकि दोनों, अभी ये ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नील। कोई एंटीजन नहीं है तो उसको जीरो नहीं बोलते, जीरो ब्लड ग्रुप नहीं बोलते, वो जब लिखते हैं तो जीरो लिखते हैं, लेकिन क्या पढ़ा जाता है उसको? ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ पढ़ते हो ना, ऐसे बोलेगा तेरा ब्लड ग्रुप ही नहीं है, देखा जाए तो नहीं है, और इसीलिए उसको क्या बोल रहा है? ओ। देखो नजर नहीं लग जाएगी, ठीक है। सो ए बी में कोई एंटीबॉडी रहेगा नहीं, तो यहां क्या आएगा? नील। ये किस किस को डोनेट कर सकता है? ए को, बी को एंड, और सिर्फ किस किस को डोनेट कर सकता है? ए को, बी को, ए बी को, और ओ इसको डोनेट कर सकता है क्या? ठीक है। इसके बाद ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में ये समझ में आया कि ब्लड ग्रुप क्या है? एंटीजन ही है, जो एंटीजन रहेगा वही ब्लड ग्रुप रहेगा। ओ ब्लड ग्रुप में मतलब जीरो, तो कोई एंटीजन रहेगा क्या? नहीं। अब इसका दूसरा एंटीजन कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी। तो एंटीबॉडी कौन सी होगा? एंटी ए एंड एंटी बी। एंटी ए एंड एंटी बी। यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा? ओ। समझ में आया इतना? तो ये किस चीज के बेसिस पे किया हमने? ए बी ओ। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग किसने दिया हमें? कार्ल लैंडस्टेनर। ABO blood grouping was given by कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। अब देखो RH ग्रुपिंग कहां से आया? ये रिसस मंकी। कहां से आया? रेसस मंकी। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट रहा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। एब्सेंट रहा तो नेगेटिव। कितने परसेंट पीपल में एब्सेंट होता है ये? 20% में। प्रेजेंट इन 80% ऑफ द पीपल, ठीक है। सो 80% पीपल क्या रहते हैं? हाँ, RH पॉजिटिव, ठीक है। अब ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें किसी का भी ब्लड किसी को भी दे देते हैं क्या? क्या करते हैं? उसके पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। मोस्ट प्रिफरेबली हम क्या करते हैं कि ए बी पॉजिटिव है तो उसको ए बी पॉजिटिव ही दिया जाए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमें यूनिवर्सल डोनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं करना होता है, इसके साथ साथ में क्या मैच करना होता है? RH ग्रुपिंग। कहां से आया ये? रेसस मंकी। कितने % ऑफ द पीपल में प्रेजेंट होता है? 80% ऑफ द पीपल में। अगर RH ग्रुपिंग मैच नहीं किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का केस किसके बीच में देखा था हमने? मदर एंड फीटस, वेयर मदर इज RH
where mother is RH negative and fetus is RH positive. ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी कुछ होता है नहीं, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन और मैटरनल सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब जो फीटल ब्लड होता है और मैटरनल ब्लड क्या होता है, वो सेपरेट होता है, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू. लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी सम जो ब्लड है, फीटल ब्लड, वो मैटरनल ब्लड से मिक्स होता है. मैटरनल ब्लड क्या है, RH निगेटिव, फीटल ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव. जब वो मैटरनल ब्लड में जाएगा तो उसका मैटरनल ब्लड, जो मदर का जो ब्लड है, वो उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी RH. समझ में आया. फिर RH एंटीबॉडी क्या बोलेंगे, RH एंटीबॉडी. फिर जब ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी या कंसिक्वेंट प्रेगनेंसी क्या होगा, वही RH एंटीबॉडी फीटल सर्कुलेशन में एंटर हो सकती है और क्या करवाएगा, फीटल आरबीसी का रप्चर. उसको हमने क्या नाम दिया, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. क्या, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर या फिर इमीडिएट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी क्या देते हैं हम, उस RH एंटीबॉडी का एंटीबॉडी, तो एंटी RH एंटीबॉडी. समझ में आया. तो ये था तुम्हारा RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का केस. इट अकर्स बिटवीन RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फिटस, नॉट फादर. ठीक है, क्या, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव क्या फादर, फिटस. ड्यूरिंग, याद रखना 2 पॉइंट है इसमें, एक तो कंडीशन क्या है, उसके बाद में फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ होता है नहीं, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी. अब वो लीक आउट होता है कब, ड्यूरिंग डिलीवरी. क्या लीक आउट होता है, RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फिटस टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर या मैटरनल ब्लड. फिर मदर का जो ब्लड है इन रिस्पॉन्स, अब कुछ फॉरेन बॉडी आ रही है तो उसके अगेंस्ट में एंटीजन तो बनाता है, एंटीबॉडी तो बनाता है ना, तो क्या बनेगा, RH एंटीबॉडी. फिर जब सेकंड प्रेगनेंसी रहेगी तो मैटरनल ब्लड से RH एंटीबॉडी अगर फिटल ब्लड के अंदर गया तो वो अब फिटल ब्लड क्या है, हाँ, RH पॉजिटिव. अब वहां पर RH एंटीजन है, अब उसका RH का एंटीबॉडी जा रहा है. समझ में आया. तो वो ऑब्वियसली क्या कराएगा, उसके साथ में एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और उसका जैसे क्या होता है, आरबीसी रप्चर होते हैं. तो ऐसे बच्चों के केसेस में हमें क्या देखने मिलता है, आरबीसी रप्चर हो रहे हैं. तो एक तो आरबीसी जब रप्चर होंगे तो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं. जब HB लेवल डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया. फिर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये 2 पिगमेंट है, ये भी इसमें रिलीज होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है. ठीक है, तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी समझ में आया. अरे बोर हो रहा है, नहीं ना, ठीक है, क्या ही कर सकते हो अगर हो भी रहा हो तो. समझ में आया तक के. RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कहां पर देखने मिलती है हमें, बोलो जल्दी, बिटवीन RH नेगेटिव मदर एंड RH फिटस. इसको रोकने के लिए क्या देते हैं, RH की जो एंटीबॉडी होते हैं, RH एंटीबॉडी का एंटीबॉडी, तो क्या बोलेंगे, एंटी RH एंटीबॉडी. कब, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी. समझ में आया, यहां तक समझ में आया. इसके बाद में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग. नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग कितना होता है, टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना होता है,
अरे नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? तुमको अगर कुछ कट लगता है तो ब्लड कितने टाइम में क्लॉट होता है? 1-2 दिन। एक दिन तक कैसी खून घुमाते फिरती है। इसके पीछे इसके मम्मी पीछे कपड़े से साफ करते हुए। अरे सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो कट हुआ है पोर्शन, वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाना। क्या? नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है 2 to 8 मिनट्स। तो अराउंड कितना होता है? 8 मिनट। अगर मैं भी किसी को कुछ ऐसे कुछ इंजरी कर दूं तो 8 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, दैट डिपेंड्स के एकदम डीप इंजरी ना हो। इधर बताओ, अभी ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट होने के स्टेप्स बताओ। इधर बताओ, याद है? सबसे पहले क्या होता है? कास्केड प्रोसेस इनिशिएट होता है। उससे क्या क्या बनता है? थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, and thrombin with the help of calcium ion converts the fibrinogen into fibrin. फाइब्रिनोजन कैसे होता है? सॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है? क्या होता है? इनसॉल्यूबल। फाइब्रिनोजन इनसॉल्यूबल एंड फाइब्रिन सॉल्यूबल। इधर ध्यान दो। अभी सबसे पहले इंजुरी, कांटा लगा, इसके बाद में अरे मतलब ऐसे कुछ चुभा, इंजुरी, इसके हाँ इसके रिस्पॉन्स में क्या इनिशिएट होता है? कास्केड प्रोसेस। इससे क्या बनता है? बोलो। थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज। बोलो। थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज। दिस कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन। कैसा रहेगा? एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहेगा? प्रोथ्रोम्बिन इंटू thrombin, and this thrombin will convert the fibrinogen into fibrin, और इस फाइब्रिन के बाद में जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऐसे मैश बनाते हैं। और इसमें सारे वो क्या रहेंगे? जो क्लॉटेड या फिर जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे और ब्लड का जो फ्लो है उसको रुक जाएगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पर मेन याद रखने वाली चीज है फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन सॉल्यूबल होता है या इनसॉल्यूबल होता है? सॉल्यूबल होता है या इनसॉल्यूबल होता है? खुद से दिमाग लगाओ। सॉल्यूबल। और फाइब्रिन क्यों? अगर फाइब्रिन सॉल्यूबल रहा तो वो तो फिर बाद में जब ब्लड वहां से, अभी ये ब्लड वेसल है, ये यहाँ पे ठीक इतना बड़ा नहीं, छोटा सा से कट लगा, यहाँ पर बाद में क्या बन गया? फाइब्रिन का ऐसे मैश बन गया, ब्लड बहना रुक गया। ठीक है, ये फाइब्रिन थ्रेड अगर सॉल्यूबल होते तो यहाँ से ब्लड का फ्लो तो कंटिन्यू है ना। ऐसे होता है कि ब्लड रुक जाता है? होता है तुम्हारे इसमें? मेरे इसमें तो नहीं होता है। तो अगर ये सॉल्यूबल होता, तो इसके फाइब्रिन थ्रेड ब्लड में मिक्सअप हो जाते। सिंपल। यहाँ पे इमेजिन करो शक्कर का क्यूब रखा हुआ है, शुगर क्यूब, और तुम्हारे रगों में खून नहीं चाय दौड़ रही हो, तो जब यहाँ से
शक्कर के क्यूब यहाँ पर रखा हुआ, चाय दौड़ दी, अगर ये शक्कर का क्यूब क्या होता है चाय में, सॉल्युबल होता है, तो ये तो घुल जाएगा ना उसमें, फिर यहाँ से चाय नीचे गिरेगी, ऐसी होना चाहिए ना। तो अगर फाइब्रिन इधर किस किस के रगों में चाय दौड़ती है, दिख रहा है तेरे को, देख के पता चलता है। फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, देन इनसॉल्युबल, और फाइब्रिन सॉल्युबल है ना, गधो। फाइब्रिन थ्रेड्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, और फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल। समझ में आया? जल्दी बताओ, इंजरी हुई, क्या इनिशिएट होता है, कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस से क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज। दिस थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन along with the calcium ion converts the fibrinogen into fibrin. क्या, soluble fibrinogen into insoluble fibrin thread, and this fibrin thread will form mesh, and hence blood will stop या blood will clot। समझ में आया तक के? बढ़ो आगे, जितना सब बता ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। अरे हाँ या ना तो बोलो, पढ़ाया हूं ना, या मैं सपने में आया था कभी इधर, मेरे खुद के। आगे क्या है, लिम्फ। लिम्फ है, इधर ध्यान दो, देखो इधर, इधर ध्यान दो सबके सब। एक छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूं जो आगे चल के हमेशा काम में आएगा। ए उसको बोल, इधर ध्यान दो। अभी ऑलरेडी बताया हूं एक बार, फिर से एक और बार बताता हूं कि अभी तुम लोगों ने एक आइडिया है, ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन किस चीज का कर रहा है, ब्लड। ब्लड क्या कैरी कर रहा है, बस बस बस। अरे जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो कहां से जा रहा है, ब्लड में जा रहा है ना, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो अभी इतना तुम, फॉर एग्जांपल एक चीज ये समझो, एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अल्वियोलर सरफेस पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्सअप हुआ, अब वो टिश्यू पर गया, ठीक है। अब टिश्यू पे अब हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज, अब समझ लो ये एक टिश्यू है, समझ लो टिश्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टिश्यू, इसको मैंने जूम इन किया तो यहां पे मेरे को उसके सेल्स दिखेंगे, इधर। अब हर इस टिश्यू तक के ऑक्सीजन कहां से आया, ब्लड से। ब्लड कैसे आया, वेसल्स। तो समझ लो यहां पर कोई एक इसका स्टमक है, समझ लो स्टमक का ब्लड सप्लाई देख रहे हैं हम। तो कोई भी एक आर्टरी, स्टमक का ब्लड सप्लाई पढ़ाया था मैंने तुमको, है नहीं कि शायद नहीं बताया होगा। बस बताया था कि एब्डोमिनल वेना कावा होती है। एब्डोमिनल वेना कावा, सीलिएक ट्रंक बोलते हैं उसको, अब वो उसमें नहीं जाना है अभी। अभी स्टमक नहीं है, कोई एक रैंडम टिश्यू है, तो यहाँ पर उसका अब हर टिश्यू को एक ब्लड सप्लाई दिया हुआ है,
समझ लो यहाँ पे उसका एक आर्टरी है जिसके थ्रू यहाँ पर ब्लड आया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेगी, हमारा एक चीज को हम लेकर चल रहे हैं अभी, वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जब ये टिश्यू के अंदर जाएगा तो इसका एक आर्टरी जो है, अब इसका फर्दर डिवीजन होगा, बोलो। तो अब आर्टरी का बाद में आर्टेरियोल होता है और एंड में क्या होता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज इज द स्मॉलेस्ट ट्यूबिकल स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी जो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब ये कैपिलरीज कहाँ पे जाएंगे? समझ लो ये पूरे ऐसे बारीक 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 कैपिलरीज पहुंच गए। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो। समझ में आया तक के? तो अब ये ऑक्सीजन इन कैपिलरीज के अंदर है। अब ये सेल के अंदर जाता है क्या कैपिलरी? ये कहां से जा रहा है? दो सेलुलर स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं हम इस स्पेस को? क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आया तक के? इधर समझ में आया तक के? तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस तक के जा रहा है। तो जब तुमको दिख रहा है कि जो ब्लड जो जाता है कैपिलरीज के थ्रू जाता है, कोई इंडिविजुअल सेल के अंदर जाते हुए दिख रहा है तुमको यहाँ पे कोई कैपिलरी? नहीं। तो ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे पहुंचता है? एक कॉमन क्वेश्चन आने होना इंसान के दिमाग में। कंडीशन है कि तुम इंसान हो। ठीक है, दिख रहा है कि यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है जो इंटरस्टिशियल स्पेस से जा रहा है, जो टिश्यू के जो सेलुलर स्पेसेस है वहां से जा रहा है। अब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन बाइंड्स एट द एल्वुलर लेवल एंड ट्रांसपोर्ट्स टू द टिश्यू लेवल वेयर द PCO2 is low in tissue, H+ ion concentration is PCO2 is high, H+ ion concentration is low, temperature is low and PO2 is low। तो अभी ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है, मतलब यहाँ पे टिश्यू लेवल पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो लेन देन होता है, पढ़ा है ना, लेन देन होता है। तो लेन देन तो किसके थ्रू हो रहा है? कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। लेकिन कैपिलरीज अब वो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच रही है ना, लेकिन कैपिलरी सेल्स तक जा रहा है नहीं। तो ये लेन देन कैसे हो रहा है? सेल तक के कैसे जा रहा है वो ऑक्सीजन? देखो, हम बात कर रहे हैं अभी ऑक्सीजन की। अभी किसी भी चीज का सप्लाई होने दो, वेदर इट इज अ हार्मोन, वेदर इट इज अ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेदर इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, वेदर इट इज अमाइनो एसिड, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है या फिर जो भी लेन देन होता है वो कोई भी, मतलब कोई भी ब्लड वेसल स्पेसिफिक सेल्स में नहीं जाती है। ठीक है, वो स्पेसिफिक सेल्स के अंदर नहीं जाती है वो। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इसमें क्या है? कैपिलरीज के अंदर क्या है? ब्लड है। तो इसमें प्लाज्मा इन कैपिलरीज से बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? प्लाज्मा इन कैपिलरीज से बाहर निकलता है, लिविंग आउट द मेजर प्रोटीन इसके अंदर ही। जो ये प्लाज्मा when escapes from the capillaries into the interstitial space, कहां पर है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या है? इट इज प्लाज्मा विदाउट मेजर प्रोटीन
ए, समझ में आया तक के? तो जो लेन देन है, एक्सचेंज जो है वो अभी देखो, अभी कैपिलरी, अब देखो, अब एवरीथिंग विल मेक सेंस। ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू किस में जा रहा है, मतलब सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेसेस से कैपिलरीज जा रही है, ठीक है, इमेजिन करो। तो अब उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, अब वो ऑक्सीजन क्या होता है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्लाज्मा के थ्रू लीक आउट होता है, ठीक है, और फिर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू लेन देन होता है। जो भी सेल्स की नीड रहेगी वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू वो लेगे, जिसकी उसको नीड नहीं रहेगी वो वापस इसके अंदर उसको छोड़ देगी। फिर बाद में इसमें से वो किस में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, फिर बाद में फिर कहां पर, लंग्स, अगर ऑक्सीजन हो तो। अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स है या फिर कुछ समझ लो हार्मफुल केमिकल्स है तो वो किडनी में, वहां पे जाके यूरिन बनेगा, उसका एक्सक्रीट आउट हो गए। समझ में? तो बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर कोई भी लेन देन होता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये चीज अगर याद रखोगे आगे चल के बहुत सारी जगहों पर काम आएगा। लिखा हुआ मतलब तुम ऑलरेडी ये पढ़ते हो कि हाँ यहां पर जा रहा है, वो अपने चीज काम की चीजें ले रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको दे रहा है, लेकिन वो किसके थ्रू लेन देन चलता है, हमेशा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज नथिंग बट द leaked out plasma leaving the major protein into the capillaries। समझ में आया? बोलो, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे माइंड में एक और क्वेश्चन आने हो ना, यहां से ब्लड कैसा है, कंटिन्यूअस फ्लो है, फिर इसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कैसा है, वो भी कंटिन्यूअस बनते रहना चाहिए। तो हमारे टिश्यू के अंदर सिर्फ पानी पानी रहना चाहिए ना। अरे जब ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअस है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो कंटिन्यूअस में से बाहर निकलते जा रहा है, प्लाज्मा तो बाहर निकलते जा रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम तो कम होना चाहिए ना फिर। तो बॉडी इस चीज के लिए क्या करेगी, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर है, ठीक है, तो इसका अभी सर्कुलेशन रुका सकती है। अगर सर्कुलेशन रुक जाए तो तुम जिंदा रहोगे क्या, नहीं ना। तो क्या होता है, अब बॉडी इसको क्या करता है, इसको ड्रेन बैक करता है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे कोई मेजर वेसल्स रहेंगे जो इसको ले जाके वापस सर्कुलेशन में छोड़ते हैं, ठीक है। और जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेसिफिक वेसल्स के थ्रू जब ड्रेन बैक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो वेसल्स इनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स। क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल। और जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड? व्हाट इज लिम्फ? इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल which will drain it to the सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कंटिन्यूअस, अब देखो, अब और ज्यादा सेंस बनेगा इन सब चीजों का। यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से ब्लड आ रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके जो कंटेंट है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीक आउट हो रहे हैं, सेल्स को जो नीड है वो अपना नीड ले रहे हैं, उसके बाद में जो उन्होंने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाया वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ रहे हैं। फिर बाद में यहीं से कंटिन्यूअस इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकल रहा है, लेकिन और यहीं से जो कंटिन्यूअस इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकल रहा है वो वापस ड्रेन बैक भी हो रहा है। बैलेंस चल रहा है हर चीज में। तो कितना माइन्यूट लेवल पर नेचर ने इंसान को परफेक्ट बनाया, ईच एंड एवरी डिटेल। समझ में आया तक के? डिफरेंस समझ में आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ में क्या है, ठीक है। बढ़ो आगे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तुमको बोर होता है लेक्चर? काफी बोर हो रहा है तुम्हारे, नहीं में ही आंसर मिल रहा है मेरे को इधर, ठीक है। इधर ध्यान दो। अभी मेरे को क्या है, मेरे को पढ़ाना और निकलना है। क्या है अभी आगे?
सर्कुलेटरी पाथवेज तुमको पता ही है कितने होते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ा है। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा रहा था मैंने छोड़ दिया था, ये बोला था कि जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आएगा। अब समझ, अब बताओ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, क्यों पोरिफेरा में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या? कहां से स्टार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? एनेलिडा। तो फिर ओपन टाइप ऑफ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट रहेगा? एनेलिडा एंड क्वाड्रेटा। और एनेलिडा के बाद में एनेलिडा और क्वाड्रेटा को छोड़कर बाकी सब में कैसे रहेगा? ओपन। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इसमें क्या है? और एनेलिडा एंड क्वाड्रेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डिफरेंस पता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स होते हैं क्या? अरे होते हैं, सिर्फ मेजर वेसल्स होते हैं। हार्ट में से ऐसे ब्लड वेसल्स के थ्रू निकला तो बाद में टिश्यूज है, कुछ ऐसे एक दो वेसल्स और निकले हुए, बाद में पूरा ऐसे इसमें जो ब्लड है उसके अंदर ये बात होते हैं, पड़े हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे होता है क्या? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू वेसल्स। देखा ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के हमारे पास में वेसल्स है, ब्लड एक्सपोज ही नहीं होता है कहीं। ठीक है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इसके टाइप्स और देखे थे हमने, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सो दो चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? सिंगल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल फिश, इसमें क्या होता है? एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। इसके बाद में रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इसमें क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ऑल रेप्टाइल हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। फॉल्स। उसका एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। एव्स जो परिंदे होते हैं एंड मैमल्स, दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? इन थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एक वेंट्रिकल एंड दो एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स oxygenated, right atrium receives deoxygenated blood, then they get mixed up in single ventricle, and this mixed blood is circulated throughout the body, and hence it is called as incomplete double circulation. It is majorly found in amphibians. And what are the amphibians? The species which can survive on both चुप रहे तो। land. टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रापोडा में सबसे पहला क्या था? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। याद है? तो बताओ एम्फीबियंस के एग्जांपल है, बताओ। रेना, फ्रॉग, हाइला, आयला नहीं, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडरा, इच्थियोप्सिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, एंड क्या है एक और? बूफो टोड। याद है? अरे एनिमल किंगडम एक एक एग्जांपल करवाया हूं मैंने, और अभी रिसेंटली पढ़ाया है। नाइडेरिया बताओ। पहला ऑरेलिया, ओबेलिया, मेटाजेनेसिस, एडेम्सिया, सी एनिमोन, सीफेन, ब्रेन कोरल, सीफेन, ब्रेन कोरल, और लास्ट में फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। याद है ना पक्का? अच्छा चलो अभी इधर बैक टू द टॉपिक।
क्या था, हाँ सॉरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पढ़ रहे हैं ना अभी। डायग्राम बनाओ या ऐसी बताओ, याद है ना सबको, काफी बार पढ़ा है, सब थे ना, पक्का, वो दोनों नहीं थे, न्यू एडमिशन। चलो, ह्यूमन सर्कुलेटरी, सॉरी ह्यूमन जो हार्ट होता है कितने चेम्बर्ड होता है, कितने चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड। दो रिलेटिवली अपर एंड स्मॉलर चेम्बर्स आर कॉल्ड एज, and relatively larger and broad chambers are called as ventricles. Atrium are also called as, क्या ब्लड पंप आउट करते हैं या लेते हैं, लेते हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, रिसीविंग चेम्बर। वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज डोनेटिंग, नए नए वर्ड, डिलीवरिंग, क्या है, पंपिंग चेम्बर्स। अच्छा बताओ, हार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन 2 lungs, in a cavity called as mediastinum, slightly tilted towards the left and have a size of clenched fist, and इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मली ओरिजिन। पता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म किससे बनते हैं, गैस्ट्रेशनल एज में, 12th, तुम तीनों। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म किससे बनते हैं, अरे जर्म लेयर उनका नाम है, वो किससे बनते हैं, तू 12th में, तेरे लिए नहीं। आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता, चलो तुम बताओ मेरे को क्लास के बाद बाहर, इधर ध्यान दो अभी। हाँ, एट्रियम, दो एट्रियम, अपर एट्रियम्स आर सेपरेटेड बाय, अरे दो एट्रियम सेपरेटेड बाय, दो कॉलेज का कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, यहाँ पे सेपरेशन है, सेप्टम है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, और दो, अब वो थिन होता है या थिक होता है, थिन, और बोथ साइड का जो वेंट्रिकल्स है दे आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इट इज थिक। उसके बीच से क्या जाता है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स टू एट्रियाज and interventricular septum separates to ventricles. The each side, दो साइड है ना, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ईच साइड के जो एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बीच में कोई सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम में सब कुछ है, फिर भी शेक्सपियर कहता है व्हाट इज इन अ नेम, इधर बैक टू द टॉप, इधर आ जाओ, वापस आ, तुम लोग भूल गया था मैं कोविड वाली बैच हो। हाँ थे, बहुत बड़े पोइट थे, इधर ध्यान दो। हाँ, इधर जो राइट साइड एंड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, एवी सेप्टम भी बोलते हैं, एवी वॉल भी बोलते हैं। तो उसमें कितने कस्प या कितने फ्लैप्स होते हैं, 3, जो कि ओपनिंग प्रोवाइड करता है ना, भले ही सेप्टम है लेकिन वो एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल,
वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? बायकस्पिड वॉल्व, और उसको दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, राइट एट्रियम, इधर ध्यान दो अभी, राइट एट्रियम ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल देन ओपन्स इनटू क्या? लेफ्ट एट्रियम, मतलब यहाँ से ट्रैवल होके फिर लेफ्ट। रुक जा, इसका लॉजिक। हाँ, इधर पहली बात, जितने भी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, जितने भी डायग्राम्स पढ़ते हैं, वो किस पोजीशन में होता है? एनाटॉमिकल पोजीशन। वो कैसी होती है? जैसा मैं खड़ा हूं, कैसे? ऐसे। तो ये जो हार्ट है मेरा निकाल के ऐसे रखा हुआ है, मेरे पास है, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो ये वाला जो क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। समझ में आया इतना? यहां पे जो सेप्टम है ये क्या हो जाएगा? इंटर, दो एट्रियम के बीच में है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक होता है और ये थिन होता है। ये कौन सा हो जाएगा? और ये बायकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे 3 फ्लैप्स आएंगे, एक इधर के साइड से होता है ऐसे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि राइट एट्रियम ओपन्स इनटू राइट एट्रियम ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब तूने क्या बोला था? यहाँ से ट्रैवल करके फिर लंग्स से जाके लेफ्ट एट्रियम में। मैंने ट्रैवल मेंशन किया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने वो ट्रैवल वर्ड मेंशन किया था। चलो इधर ध्यान दो। बहुत ही गंदा है वो, नहीं। हाँ, राइट एट्रियम ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प है। देन अरे राइट वेंट्रिकल opens into pulmonary artery, though it is artery but it carries, and left ventricle opens into left ventricle opens into aorta. Aorta carries what is the first branch of aorta? जो अपना हिस्सा खुद रखता है ना हार्ट। बैंक तुमको जो पैसा देती है तो उसमें से अपना इंटरेस्ट खुद रखती है ना, तो वैसे हार्ट भी वैसे ही करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है बॉडी को, लेकिन खुद का हिस्सा सबसे पहले रखता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ आयोटा? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हाँ अभी बताओ इधर, अब पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। याद है डबल सर्कुलेशन?
डबल सर्कुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ, हाँ वही नाम में डबल है तो दो ही रहेंगे ना, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। बताओ अभी, राइट एट्रियम रिसीव्स, आवाज निकालो गले में से, राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood through vena cava, inferior vena cava and superior vena cava. Then from it transfers into right ventricle through tricuspid valve. Then from right ventricle blood goes into पल्मोनरी आर्टरी थ्रू, वहां पे कौन सा वॉल्व होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा की ओपनिंग पे, कैसे दिखता है वो, किसकी तरह, आधे चांद की तरह। तुम्हारी मम्मी के लिए तुम पूरे चांद हो, इंक्लूडिंग मेरी मम्मी। हर मम्मी के लिए अपना बेटा चांद की मान्य होता है ना, बेटियां तो ऐसे आधे चांद की तरह होता है ना। लूनार मिशन मतलब मून का मिशन, सेमी लूनार मतलब आधा चांद। तो वो जो वॉल्व होता है कैसे होता है, आधे चांद की तरह। नाम इसलिए क्या नाम दिया, सेमी लूनार वॉल्व। दे प्रिवेंट्स द ओपनिंग ऑफ, दे कवर द, बोलो कौन कौन से ओपनिंग्स, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, दोनों में सेम वॉल होता है, ठीक है। सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड गोज इनटू पल्मोनरी आर्टरी, दो इट इज आर्टरी बट इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू, अरे सेमील्यूनर वॉल्व, किसने बोला, हाँ इधर इधर इधर, थ्रू सेमील्यूनर वॉल्व। कहां तक पहुंचा है अभी ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, फिर फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी ब्लड गोज इनटू लंग्स वेयर इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड फ्रॉम लंग्स ब्लड पल्मोनरी वेन्स, कितने होते हैं, चार या तीन या दो, कितने, चार पल्मोनरी वेन्स। They carries the oxygenated blood from lungs to the left atrium. From left, इसको क्या, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। So pulmonary circulation is consist of pulmonary artery and pulmonary vein, समझ में आया। From right atrium to the lungs and from lungs to the, from right ventricle to the lungs and from lungs to the left atrium, ये वाला पोर्शन कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हाँ ठीक है, अभी ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड या मिट्रल, दोनों, थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ठीक है। फिर फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड एंटर्स इनटू द आयोटा थ्रू सेमीलुनार वॉल्व एंड फ्रॉम आयोटा टू होल बॉडी। So from aorta to whole body to the vena cava and to the right atrium, it is called as systemic circulation, and pulmonary circulation plus systemic circulation is called as double circulation. हम में क्या है, डबल है, डबल सर्क्यूलेशन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के, हाँ ना, कुछ बोलो। इसके बाद में देखा था, हाँ सिस्टम नहीं, कार्डियक साइकिल से पहले एक वो आता है ना, हाँ बंडल ऑफ फेस, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट,
हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है या कैसा है? नॉन ऑटो एक्साइटेबल है। तुम ऐसे कुछ स्टिमुलेशन देते हो क्या? क्या हार्ट हो जा ऐसे कुछ खुद से उसको स्टिमुलस मिलता है? सो कौन है वो? अरे किसकी वजह से? कितने नोड होते हैं? 2, एक एसए नोड, एक एवी नोड, नाम भी है एस ए, साइनो ऑरिकुलर नोड। ऑरिकल यानी हाँ, एट्रियम ऑरिकल से एक ही बात होती है। साइनो एट्रियल नोड, एट्रियल है क्या उसमें? ठीक है, साइनो एट्रियल नोड, इट इज सिचुएटेड इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एंड दूसरा क्या है? एट्रियो एवी है ना, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तो इट इज सिचुएटेड टू द हाँ कहां पर? एट द जंक्शन ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट। सो सबसे पहले पेस मेकर क्या है? ऐसे नोड है, एवी नोड है? ऐसे नोड, याद रखना, ऐसे नोड इज द पेस मेकर। वहां से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, ठीक है। देन ऐसे नोड से कहां पर जाएगा? एट्रियम पे जाएगा। देन एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो इस इन द मीन टाइम इट विल ट्रांसफर टू द एवी नोड। एवी नोड से क्या ओरिजिनेट होते हैं? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस ट्रेवल्स थ्रू द कहां से? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जब वो बंडल ऑफ हिस से नीचे जाते हैं तो उनमें से फाइबर्स निकलते हैं और पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? परकिंजी फाइबर। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और इस तरीके से तुम्हारा दिल धड़कता है। समझ में आया? इसके बाद में क्या था? बोलो अभी क्या था इसके बाद? कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। अराउंड 2 hours 45 minutes का लेक्चर रिकॉर्डेड है सिर्फ कार्डियक साइकिल एंड हार्ट पर। आर्क ऑफ आयोटा भी बाकी है ना। अच्छा हाँ, आर्क ऑफ आयोटा क्या हुआ सर? बस डिस्टर्ब मत करो, जाओ, चलेगा। कार्डियक साइकिल की स्टेजेस बताओ, टाइम कम है अपने पास। चलो जल्दी जल्दी स्टेजेस बताओ, चैप्टर कंप्लीट करवाना है। जॉइंट डायस्टोल, हाँ सबसे पहले भाई जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में होता है हार्ट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? रिलैक्स्ड। उसके बाद में क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन होती है जिसमें एट्रियम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं। क्यों? कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का उतना सिग्निफिकेंस है ही नहीं, बिकॉज वेंट्रिकुलर डायस्टोल की लास्ट स्टेज में आधे वेंट्रिकल भर जाते हैं और वेंट्रिकल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह सिर्फ 30% इंक्रीज का होता है फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स, याद है? फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हमने स्टेजेस देखे थे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक क्लोज वेसल की तरह, ऊपर के जो दोनों वॉल्व है वो दोनों के दोनों क्लोज है, तो एक क्लोज वेसल की तरह एक्ट करते हैं दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स, तो वॉल्यूम बदलता नहीं है। याद है क्या? वॉल्यूम बदल नहीं रहा है, वॉल्यूम सेम है, मतलब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या था? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में अब जब हमेशा मूवमेंट कैसा हो रहा है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ये याद है सबको? अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जब वॉल्यूम इन वेंट्रिकल्स इज हायर देन द वॉल्यूम प्रेशर इन, 2 मिनट, ये रहा हुआ, समझ लो ये एक, ठीक है, समझ लो लेफ्ट साइड का हम देख रहे हैं, लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है। सो पहले तो ये जो पहले तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है क्लोज्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, इसमें तो ये क्लोज वेसल की तरह एक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे लेकिन वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्लोज है ना, लेकिन प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो पहला स्टेज में क्या है? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब प्रेशर इन वेंट्रिकल इज हायर देन द प्रेशर इन, सॉरी यहां से इसमें तो जाएगा ही नहीं ना, यहां से किस में जाएगा ब्लड? पल्मोनरी, अरे लेफ्ट एट्रियम है ना, पल्मोनरी में जाएगा क्या आयोटा में जाएगा? तो आयोटा, यहां पर ये वॉल्व क्लोज्ड है, जब अब सेमीलुनर वॉल्व क्लोज्ड है, ठीक है, जब प्रेशर इन वेंट्रिकल इज हायर देन द प्रेशर इन इनसाइड आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्व कैसे हो गए? ओपन हो गए, ठीक है। जब वॉल्व ओपन हो रहे हैं और हार्ट कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड यहां से क्या होगा? किस में भागेगा? आयोटा में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इजेक्टिंग फेज। स्टार्ट में सबसे स्पीड से जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे? रैपिड इजेक्शन। तो पहला स्टेज क्या हो गया? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा? रैपिड इजेक्शन। और तीसरा क्या हो जाएगा? अब पहले स्टार्ट में बहुत स्पीड से जाएगा और उसके बाद में स्लो जाएगा, तो इजेक्शन तो है कंटिन्यूअसली, तो क्या बोलेंगे? स्लो इजेक्शन। समझ में आया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टेजेस कितने हैं? 3। पहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन। प्रेशर डिफरेंस का खेल है सब, ठीक है। इसके बाद में अब डायस्टोल चालू होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोवॉल्यूमेट्रिक। अब यहां पर वॉल्व डबल से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। सो जब स्लो इजेक्शन में जब वॉल्व क्लोज हो रहे हैं, तो क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या? लब। तो हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनने मिलेगा हमें? क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व, सॉरी इसमें नहीं आएगा, वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक में आएगा, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ जब इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर इज हायर देन द आयोटल प्रेशर है, आयोटा के अंदर का प्रेशर अगर से ज्यादा है, तब जो सेमीलुनर वॉल्व क्या होंगे? हायर से लोअर के साइड में खुलेंगे ना, कॉमन लॉजिक है ये। अगर मैं पीछे से प्रेशर लगाओ तो हाथ किधर जाएगा? नीचे, ऊपर ना। इसी तरह से वॉल्व खुल गए। इसके बाद जब वॉल्व ओपन हुए, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू था, तो ब्लड क्या हुआ? लीक हुआ ना, इसमें इजेक्ट हुआ ना, तो इसको हमने क्या नाम दिया? रैपिड इजेक्शन। उसके बाद थोड़ा स्लो इजेक्ट होता है, इसको हम क्या नाम दिया? स्लो इजेक्शन। ऐसे समझो, समझ में आया? इसके बाद में क्या हो रहा है? अब ये रिलैक्स
कॉन्ट्रैक्ट होता है बाद में रिलैक्स होता है ना, धक 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 चलते रहता है। अरे हाँ तुम मेरे को सिखा, ठीक है सॉरी, एलोपैथी समझने के लिए बता रहा हूं कि कंटिन्यूअस होते रहता है, लब डब लब डब लब डब। हाँ ठीक है, तो पहला क्या है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है रैपिड इजेक्शन, तीसरा क्या है स्लो इजेक्शन। पढ़ क्या रहे हैं हम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब तीसरा चौथा स्टेज क्या आता है, हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होता है। ठीक है, जब रिलैक्स होगा, सुनो इधर, जब रिलैक्स होता है तो अभी प्रेशर किस में होता है, कम किस में, अभी यहां पर प्रेशर डिक्रीज किस में होता है, वेंट्रिकल्स में, और आयोटा का प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, जो सेमिलर वॉल्व है वो क्लोज होते हैं और फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। चौथा स्टेज कौन सा है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी रिलैक्सेशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, जो कि क्या है बोलो, लब। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद में क्या आता है, अरे कुछ तो बताओ, मैंने इतना इससे पढ़ाया था। क्या आती है, फिलिंग फेज। क्या आता है, फिलिंग फेज। फिलिंग फेज में क्या होता है, इधर अभी कंटिन्यूअसली रिलैक्स हो रहा है, तो इंटर एट्रियल प्रेशर से कम जब प्रेशर हो जाएगा किसमें, वेंट्रिकल में, तो जो वॉल्व है हायर से लोअर की तरफ खुलेंगे, और जो ब्लड आ रहा है वो कंटिन्यूअसली किसमें जाएगा, वेंट्रिकल। यहां पर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ क्या, नहीं, ऑटोमेटिकली फिर भी क्या भर रहा है, वेंट्रिकल्स फिल हो रहा है। समझ में आया, अरे हाँ या ना बोलो। तो और इसीलिए जो मैंने बताया था कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है, अगर एट्रियम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो रहे तब भी पर्सन विदाउट एनी मेडिकेशन और सर्जरीज बस थोड़े प्रिवेंशन करे तो भी हेल्दी लाइफ जी सकता है। समझ में आया सबको। सो ये होता है फिलिंग फेज। ठीक है, अब इधर देखो गधो, बताओ फर्स्ट हार्ट साउंड किसके, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व की वजह से प्रोड्यूस होता है या क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से प्रोड्यूस होता है, प्रोटोडायस्टोल। मतलब अराउंड 10 मिनट से मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, लेकिन किसी का दिमाग नहीं गया उधर। तो मैं क्यों लिख रहा था इधर, ताकि तुम लोग कोई टोके। इसमें एक स्टेज नहीं बताया मैंने, वो क्या था, प्रोटोडायस्टॉल। इससे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से पहले क्या आता है, अरे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से पहले क्या आता है, तुमको थोड़ा सा मतलब तुम्हारा ध्यान किधर होता है, अगर टीचर गलत लिख रहा है तो उसको रोकने का तुम्हारा काम है ना। हिम्मत नहीं हो रही थी, हाँ, अरे तुमको तुम्हारे बुक पे नहीं भरोसा है। मैं 10 मिनट से देख रहा हूं, कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा।
क्या ये गलत लिखा है, ये देखो उसको तो पता भी नहीं क्या चल रहा है। ये तुम्हारे बुक में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, तुम छोड़ो इसको, इधर ध्यान दो अभी। फर्स्ट हार्ड साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व कौन से? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। एंड सेकंड हार्ड साउंड डब इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। You should have confidence on your knowledge. That was to test you. ठीक है, समझ में आया सबको? आगे ECG। बताओ जल्दी जल्दी, छोटा सा टॉपिक है। कितने वेव होते हैं? PQRS T। PQRS and T। QRS देखो, P रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, बोलो, ventricular systole, and T represents joint क्या है ECG के अंदर? PQRS T। P represents systole, QRS complex represents and T represents joint diastole। अच्छा और बताओ, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन पता है? डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एंड रीपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन। तीन अलग अलग नाम, सेम चीज, ठीक है। इसके बाद क्या है? हाँ देखो, ब्रांचेस ऑफ आयोटा भी पढ़ाया था मैंने। आयोटा बताओ, ये हार्ट है, ये आयोटा निकला, सबसे पहला ब्रांच कौन सा होता है? अरे बताओ जल्दी, पहला ब्रांच कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद में लेफ्ट साइड में कितने और राइट साइड में कितने? लेफ्ट साइड में दो, बताओ, एक सब क्लेवियन एंड क्या? कैरोटिड आर्टरी एंड सब क्लेवियन आर्टरी। यहां राइट साइड में ब्रैकियोसिफेलिक, और फिर ब्रैकियोसिफेलिक से सब क्लेवियन एंड कैरोटिड आर्टरी। ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच मिलता है जिसकी वजह से प्रेशर कम पड़ता है। कब? स्फिग्मोमोनोमीटर यूज करते टाइम पर, फुसफुस बीपी चेक करने के लिए। राइट साइड पे बांधता है ना डॉक्टर? राइट साइड पे क्यों बांधते हैं? क्यों? बिकॉज राइट साइड के इसमें आयोटा में एक ब्रांच एक्स्ट्रा है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आर्टरी को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हार्ट तो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर यहां पर हम कुछ ब्लॉकेज कर दे, जैसे पाइप, खेलो कभी पाइप से बचपन में? अरे पानी वाला पानी दियो घर में कभी, तो उसमें अगर उसका सामने का मुंह बंद कर दे,
प्रेशर ज्यादा होता है, तो वैसी काइंड ऑफ सिनेरियो यही होता है, ठीक है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा ब्रांच होने का फायदा ये मिलता है हमें कि हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है। और तुम लोग, इट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट, बट 11th और 12th के बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ पर एक चेक कर, यहाँ पे एक चल रहा है, इससे इसकी दुश्मनी ऐसे, वो उधर, और ऐसे लड़कियां काफी करती है क्या? भरोसा नहीं है ना, तो इसीलिए सो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसीलिए मतलब हम जैसे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट इधर बताओ, सब क्लेवियन आर्टरी कहां पे जाती है? आर्म पेट, एक्सिला जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सिलरी आर्टरी। फिर एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूज इन एज ब्रैकियल आर्टरी। क्यों नाम दिया गया ब्रैकिया? बाइसेप ब्रैकिया एंड ट्राइसेप ब्रैकिया, इस पर से ब्रैकियल आर्टरीज। फिर ब्रैकियल आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, रेडियल एंड अल्नार आर्टरी। डिवीजन कहां होता है? क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। फिर बाद में रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी एट रिस्ट फॉर्म्स आर्क ऑफ आयोटा, क्या? पाल्मर आर्च, एंड देन वहां से डिजिट्स को सप्लाई होता है। और फिर बाद में आयोटा देन डिसेंड्स कंटिन्यूज एज थोरैक्स में thoracic aorta, then pierces the diaphragm and enters into the abdomen where it continues as abdominal aorta and it gives many branches. तो एक ब्रांच होता है celiac trunk. Celiac trunk, it supplies to the stomach. Around टोटल 6 आर्टरीज होती है जो ब्लड को स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। उसमें से एक आर्टरी स्प्लीन को भी जाती है, इसको स्प्लीनिक आर्टरी हम बोलते हैं। सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होता है स्प्लीनिक आर्टरी, एक होता है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी फर्दर गिव्स 2 ब्रांचेस, एक होता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। देन गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ड्यूडेनम से क्रॉस होकर जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है उसमें वो देती है ब्रांच, मतलब एक और ब्रांच निकलता है, उसको हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और ऊपर स्प्लिनिक आर्टरी, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज। ऐसे पूरे स्टमक के हर साइड में ब्लड सप्लाई होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तुम, अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ डिसीजेस है? हाँ, तो सबसे पहले क्या है? हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 वॉट, 120/80 वॉट, mm ऑफ Hg। हम हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? when there is a continuous reading of 140/90 mm of Hg। तुम कभी फुटबॉल वगैरह खेल कर आए और तुम्हारा ब्लड प्रेशर अगर इससे भी ज्यादा हाई रह सकता है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको हाइपरटेंशन हो गया। कब कंटिन्यूअस रीडिंग अगर 140/90 के ऊपर आती है तब उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। अब देखो, एक होता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसमें क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जो बताया था ना मैंने, हार्ट जो कोरोनरी आर्टरीज, हाँ, वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी टाइम पर मैंने ये भी बताया था व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? लिखा होगा किसी ने तो उसमें होगा।
आता है किसी को? ठीक है, चलो इधर कल ढूंढ कर लेकर आओ, कल पूछता हूं मैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरो तो पता ही है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरो की जगह आर्टेरियो, ARTEO, आर्टेरियो, ARTEREO। हाँ, मैं बाहर से को लिख के देता हूँ, रुक जाओ। इधर ध्यान दो। अभी CAD के बाद में क्या आता है? देखो दो टर्म्स है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन तो हार्ट मसल्स को, हाँ, जिसको हम MI बोलते हैं, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इसमें हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर MI। इसके बाद एक और कंडीशन आती है, देखो, हार्ट फेलियर। अब फेल हो रहा है कौन? हार्ट। तो जब फेल कब होगा? उसका, हाँ, उसको वो जब उसका काम नहीं कर पाएगा। दो कंफ्यूजन होता है अभी तुमको, मतलब कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि सॉरी, हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट अपने काम को करने में सक्षम नहीं होता, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता है। और काम क्या है? टू पंप आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन हार्ट इज, मतलब व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ blood to meet the requirement of the body, then it will be called as an heart failure. And what is cardiac arrest? Arrest हो जाना, arrest, freeze, मतलब रुक जाना। So cardiac arrest मतलब sudden stoppage of heart pumping या फिर heart functioning of heart। ठीक है, समझ में आया इतना डिफरेंस? अब एंजीना, एंजीना क्या है? एक एंजीना एज अ सिम्टम होता है जिसमें चेस्ट में काफी ज्यादा पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर होता है ना, यहाँ पे जो मसल्स होता है चेस्ट में, उसको हम बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर, उसके नीचे होता है पेक्टोरालिस माइनर। तो उस रीजन में पेन होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज अ सिम्टम ऑफ CAD MI। एथेरियोस्क्लेरोसिस, ये सब देखो, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एथेरियोस्क्लेरोसिस, ये सब क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज के टाइप्स है। समझ में आया तक के सबको? ये हुआ हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन का रिवीजन कंप्लीट। इसके ऊपर मैं टेस्ट लूंगा और कल पढ़ कर आओ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन। 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है?